हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 8 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट की थ्योरी क्लास कराएंगे और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की थ्योरी क्लास। तो दोस्तों बताइएगा, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो दोस्तों आपके जो हार्मोन्स होते हैं ये एक प्रकार के क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो कि आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं। दे रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम बैलेंस, स्ट्रेस रेस्पॉन्स ETC। तो दोस्तों जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, कैल्शियम बैलेंस एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स को भी आपके रेगुलेट करते हैं आपके हार्मोन्स। ठीक है, अब दोस्तों हार्मोन एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं। तो जो आपके हार्मोन एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, या तो आपके हार्मोनल एक्शन को ब्लॉक कर देंगे या फिर उसके अपोज वर्क करेंगे। ठीक है, गॉट इट। दोस्तों अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस आज हम इन 11 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, पैराथॉर्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे, कैल्सीटोनिन के बारे में भी पढ़ेंगे, विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे, इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट क्या होते हैं ये भी जानेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आ जाता है दोस्तों आपका थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं दोस्तों ये जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके थायराइड हार्मोन्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। जो आपके थायराइड हार्मोन होते हैं दोस्तों वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, याद रखना थायराइड हार्मोन जो होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब दोस्तों जो आपके मेन हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं आपको पता ही होगा, आपका T3 और T4। ठीक है, T3 को हम दोस्तों ट्राई आयोडो थायरोनिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और T4 को दोस्तों थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, T3 एंड T4। अब आ जाता है दोस्तों फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं आपके T3 एंड T4 इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों, और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी थायराइड हार्मोन का होता है, और CNS डेवलपमेंट के लिए भी ये थायराइड हार्मोन आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनका दोस्तों जो थायराइड हार्मोन है उनका मेनली कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज़ होता है इनका। ठीक है, यानी जो थायराइड का लेवल है आपका वो डिक्रीज हो जाता है तो उसमें हम थायराइड का यूज़ करते हैं थायराइड हार्मोन का। ठीक है, क्रिटिनिज्म में इनका यूज़ होता है और मायक्सीडेमा में भी इनका यूज़ होता है आपका थायराइड हार्मोन्स का। ठीक है, तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। तो दोस्तों जो लीवोथायरोक्सिन होती है आपकी, ये क्या होती है, ये थायराइड ड्रग्स होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। जो लीवोथायरोक्सिन है क्या है, वो थायराइड ड्रग्स होती है। इसके दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि टैकीकार्डिया है। ठीक है, टैकीकार्डिया दोस्तों आपको बताया है, इसमें क्या होता है जो आपकी हार्ट रेट है वो क्या है, इंक्रीज हो जाती है टैकीकार्डिया में, और ब्रेडिकार्डिया में आपकी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नर्वसनेस है, ठीक है, वेट लॉस है, इंसोमनिया है, तो ये सभी आपके जो थायराइड ड्रग्स हैं इनके जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका T3 होता है ट्राई आयोडो थायरोनाइन, ये आपका मोर पोटेंट होता है देन T4। ठीक है, तो ये याद रखें, आपका जो T3 है
वो मोर पोटेंट होता है T4 से। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड MCQ पूछ लिए जाते हैं। अब नंबर 2 पे आ जाती हैं दोस्तों आपकी एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, अब हम एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं वो आपकी यूज्ड इन हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जो एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं वो आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है दोस्तों आपके ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। ठीक है, तो एंटी थायराइड ड्रग जो है आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होती हैं। अब इसकी जो मेनली क्लासिफिकेशन है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाती हैं दोस्तों आपकी थायोएमाइड्स कैटेगरी की ड्रग। थायोएमाइड्स कैटेगरी की कौन कौन सी ड्रग हैं? तो दोस्तों प्रोपाइल थायोयूरासिल है आपकी, कार्बिमाजोल है और मेथिमाजोल है। तो ये दोस्तों आपकी थायोएमाइड्स कैटेगरी की ड्रग हैं जिनका यूज़ हम हाइपरथायरॉयडिज्म में करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एंटी थायराइड ड्रग कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों आपकी आयोडाइड्स कैटेगरी की ड्रग। तो आयोडाइड्स कैटेगरी की जो ड्रग है दोस्तों वो पोटेशियम आयोडाइड होती है। और नेक्स्ट है दोस्तों रेडियो एक्टिव आयोडीन। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी दोस्तों आयोडीन 131, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोडीन 131 से रिलेटेड MCQ प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुके हैं, तो इसलिए इसको नोट कर लें। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन कौन सी होती है? आयोडीन 131। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। तो दोस्तों आपकी जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो दोस्तों ये क्या करती हैं? ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो दोस्तों ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को ब्लॉक करने का काम करती हैं आपकी एंटी थायराइड ड्रग्स। ठीक है, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स का? तो दोस्तों हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ होता है और ग्रेव्स डिसीज में भी इसका यूज़ होता है आपका एंटी थायराइड ड्रग्स का। दोस्तों एंटी थायराइड ड्रग्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जो कि कॉमन साइड इफेक्ट हैं। कौन कौन से हैं? आपको स्किन रैशेज हो सकते हैं, एग्रुनुलोसाइटोसिस हो सकता है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। अगर ओवरडोज हो गई तो दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। नंबर 3 पे आ जाता है दोस्तों आपका पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इज आल्सो नोन एज PTS। तो दोस्तों हम इसको PTS के नाम से भी जानते हैं। तो पैराथॉर्मोन जो होता है दोस्तों सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आपका जो PTH होता है दोस्तों ये आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेटेड होता है। अब फंक्शंस ऑफ PTH, इसके फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये दोस्तों ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। स्टिमुलेट्स बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन को ये स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और जो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज करने का काम भी आपका PTH करता है। यूजेस ऑफ PTH। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका PTH है उसका यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ किया जाता है और ओस्टियोपोरोसिस में भी इसका यूज़ करते हैं। ओस्टियोपोरोसिस मेनली दोस्तों एडल्ट में होने वाली ये डिफिशियंसी है। ठीक है, किसकी? विटामिन D की डिफिशियंसी के कारण आपका ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। किस में होता है? एडल्ट्स में। नंबर 4 पे आ जाता है दोस्तों आपका कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो होता है दोस्तों सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो आपकी थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रेटेड होता है कैल्सिटोनिन। ठीक है, कैल्सिटोनिन कहाँ से सीक्रेटेड होता है? तो थायराइड ग्लैंड से होता है आपका ये सीक्रेटेड। अब इसके दोस्तों फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन के फंक्शन बताइएगा। तो डिक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है दोस्तों? जो ब्लड कैल्शियम लेवल होता है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। अपोजिस पैराथॉर्मोन एक्शन, और ये दोस्तों क्या है? जो पैराथॉर्मोन का एक्शन होता है उसके अपोज एक्शन करता है। यूजेस ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों हाइपर कैल्सीमिया में इसका यूज़ किया जाता है, पेगेट्स डिसीज में इसका यूज़ होता है
और ओस्टियोपोरोसिस में भी हम कैल्सीटोनिन का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, कैल्सीटोनिन के। तो क्या क्या इसके एडीआर हैं? नायूजिया और फेशियल फ्लशिंग जो है इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है दोस्तों विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी। तो दोस्तों ये क्या होता है? इम्पोर्टेंट फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों जो आपका विटामिन डी होता है ये आपके कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये दोस्तों विटामिन डी जो होता है आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है। फर्स्ट है आपका कोलिकैल्सिफिरॉल जिसको हम विटामिन D3 के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपका एर्गो कैल्सिफिरॉल जिसको हम विटामिन D2 के नाम से जानते हैं। अब आ जाता है दोस्तों यूजेस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? तो दोस्तों रिकेट्स में हम इसका यूज़ करते हैं, ऑस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस में इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है तो याद रखिएगा, जो रिकेट्स होता है दोस्तों वो चाइल्ड में होता है, ठीक है। रिकेट्स आपका किस में होता है? चाइल्ड में होता है। और जो ओस्टियोपोरोसिस होता है ये आपका एडल्ट में होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, इनसे रिलेटेड जो है MCQ पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन डी के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? तो दोस्तों हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब कि आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है और किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन डी के साइड इफेक्ट हैं। नंबर 6 पे आ जाता है दोस्तों इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन जो होता है दोस्तों प्रोड्यूस्ड बाई वीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका इंसुलिन होता है दोस्तों वो पैनक्रियाज के वीटा सेल्स से आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और दोस्तों अल्फा सेल्स से क्या प्रोड्यूस होता है? तो ये भी याद रखिएगा, जो पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से जो आपका प्रोड्यूस होता है वो ग्लूकागॉन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी MCQ पूछ ले जाते हैं, ठीक है। वीटा सेल्स से आपका इंसुलिन रिलीज होता है और अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो इंसुलिन यूज्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस। तो दोस्तों इंसुलिन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन का यूज किया जाता है। दोस्तों ये कुछ इंसुलिन के टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार MCQ पूछे गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है दोस्तों आपका लिस्प्रो। लिस्प्रो जो आपकी दोस्तों इंसुलिन होती है इसका जो एक्शन रहता है रैपिड रहता है, ठीक है। एक्शन तो इसका रैपिड रहेगा और इसकी ड्यूरेशन जो है शॉर्ट रहती है, ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपकी जो रेगुलर इंसुलिन होती है इसकी एक्टिंग जो रहती है वो शॉर्ट रहती है, ठीक है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 6 से 8 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों NPH। तो NPH जो होती है दोस्तों वो इंटरमीडिएट इंसुलिन है, ठीक है। इसका जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 18 से 24 घंटे का रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों ग्लार्जिन। तो ग्लार्जिन जो इंसुलिन होती है दोस्तों ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ठीक है। इसका जो एक्शन है लॉन्ग रहता है, कितना रहता है? 24 घंटे तक रहता है इसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन थे, ठीक है। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बताइएगा जो आपकी इंसुलिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो दोस्तों इंसुलिन क्या करता है? इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीज ब्लड शुगर। तो दोस्तों आपका इंसुलिन जो है वो क्या करता है? जो ग्लूकोज का अपटेक जो है उसको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो आपका ब्लड शुगर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंसुलिन दोस्तों आपका मेनली जो दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और जो रेगुलर इंसुलिन होता है वो दोस्तों इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यूजेस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो दोस्तों इंसुलिन का यूज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी होता है और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इंसुलिन के कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट होते हैं,
ठीक है। तो वो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है इंसुलिन के? हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की ओवरडोज दे दी आपने तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है और लिपो डिस्ट्रॉफी भी हो सकती है। तो ये दोस्तों इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं इंसुलिन के। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इज ए मेजर कंसेप्ट इन डायबिटीज़ फार्माकोलॉजी। तो जो आपका ब्लड ग्लूकोज का रेगुलेशन है ये एक दोस्तों मेजर कंसेप्ट होता है डायबिटीज़ का फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो दोस्तों ब्लड ग्लूकोज जब आपका डिक्रीज होता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज जो आपका डिक्रीज होता है वो किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है जो आपका जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज होता है किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन यही होता है दोस्तों कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने का काम आपका इंसुलिन का ही होता है। नंबर 7 पे आ जाते हैं दोस्तों, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट। तो दोस्तों ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट होते हैं यूज्ड मेनली इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट आपके दोस्तों जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है मेनली उसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, ठीक है। तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी दोस्तों सल्फोनिल यूरिएज। तो सल्फोनिल यूरिएज कैटेगरी की जो ड्रग होती है दोस्तों वो ग्लीवेन क्लामाइड जो होती है आपकी वो सल्फोनिल यूरिएज कैटेगरी की ड्रग होती है। इसका एक्शन क्या रहता है दोस्तों? ये जो है आपके इंसुलिन रिलीज को जो है इंक्रीज करती है, ठीक है। इंसुलिन जो रिलीज होता है उसको क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। सेकंड है आपकी वाई ग्वानाइड्स कैटेगरी की ड्रग। तो आपकी जो मेटफॉर्मिन और फैनफॉर्मिन होती हैं ये बायाग्वानाइड्स कैटेगरी की ड्रग होती हैं। ये क्या करती हैं दोस्तों? जो ग्लूकोज होता है उसको डिक्रीज करने का काम करती हैं, ठीक है। ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम जो है मेटफॉर्मिन करती है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी थायाजोलिडीन डायोन्स। तो दोस्तों आपकी इस कैटेगरी की जो ड्रग होती है थायाजोलिडीन डायोन्स वो होती है पायोग्लिटाजोन। तो पायोग्लिटाजोन जो होती है दोस्तों ये क्या करती है? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती हैं दोस्तों आपकी DPP4 इनहिबिटर्स। तो DPP4 इनहिबिटर्स कौन सी ड्रग होती है? तो आपकी जो सीताग्लिप्टिन है दोस्तों वो DPP4 इनहिबिटर्स होती है। ये क्या करती है? ये भी दोस्तों इंक्रीज इंसुलिन, ठीक है, ये भी आपके इंसुलिन को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों SGLT2 इनहिबिटर। तो SGLT2 इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती है? तो वो हो जाती है डेपाग्लिफिलोजिन, ठीक है। डेपाग्लिफिलोजिन जो है वो आपकी SGLT2 इनहिबिटर होती है। ये भी दोस्तों इंक्रीज करती है इंसुलिन को। दोस्तों आपकी जो मेटफॉर्मिन होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। इसके दोस्तों कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं मेटफॉर्मिन के, ठीक है। वो क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है और लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं आपके मेटफॉर्मिन के, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है कि आपकी जो मेटफॉर्मिन ड्रग होती है ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस तो वो रहने वाली है आपकी मेटफॉर्मिन। नंबर 8 पे आ जाता है दोस्तों एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या होता है दोस्तों? ये जो है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। इसके फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो एस्ट्रोजन का फंक्शंस होते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्या करता है दोस्तों? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है और मेस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने का काम भी आपका एस्ट्रोजन का होता है। यूजेस ऑफ एस्ट्रोजन, तो बताइएगा दोस्तों एस्ट्रोजन के यूजेस क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में एस्ट्रोजन का यूज़ होता है। मीनोपॉजल सिम्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है। हार्मोनल थेरेपी में हम एस्ट्रोजन का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यानी एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं आपके एस्ट्रोजन के। तो फर्स्ट आपका नायूजिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है और रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है थ्रोम्बोसिस का रिस्क भी रहता है आपका। नंबर 9 पे दोस्तों आ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन का दोस्तों क्या काम होता है? तो दोस्तों जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये आपका सीक्रेटेड कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों कॉर्पस लूटियम के द्वारा सीक्रेटेड होता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। अब इसके फंक्शंस बताइए। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो दोस्तों मेंटेन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन्स करने का काम आपका किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन का होता है। प्रीपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये जो है आपके यूटेरस प्रिपरेशन में इम्प्लांटेशन के लिए भी आपका प्रोजेस्टेरॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। अब दोस्तों यूजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन के यूजेस बताइए। तो दोस्तों हम इसका एज ए कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज़ करते हैं और डिसफंक्शनल यूटेरन ब्लीडिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है प्रोजेस्टेरॉन का। एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं आपके प्रोजेस्टेरॉन का। वेट गेन हो सकता है दोस्तों और इडीमा हो सकता है। तो ये दो मोस्ट कॉमन आपके साइड इफेक्ट हैं प्रोजेस्टेरॉन के। नंबर 10 पे आ जाता है दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दोस्तों कहाँ से रिलीज होता है? तो आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है दोस्तों ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो दोस्तों इसका जो मेन फंक्शन होते हैं ये क्या करता है दोस्तों? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और मिल्क इजेक्शन के लिए भी आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस बताइए क्या क्या होते हैं? तो ऑक्सीटोसिन का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ जो किया जाता है दोस्तों इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडक्शन में और पोस्टपार्टम हेमोरेज में भी इसका दोस्तों हम यूज़ करते हैं ऑक्सीटोसिन का। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन के भी दोस्तों कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यूटेराइन रप्चर हो सकता है दोस्तों और जो वाटर है उनका इंटॉक्सिकेशन हो सकता है आपका। नंबर 11 पे आ जाता है दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो बताइएगा दोस्तों जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो आपके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये होते हैं आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो याद रखिएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके दोस्तों मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोस्तों कौन कौन से होते हैं? तो आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामीथासोन है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन से हैं दोस्तों? तो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो होता है ये आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कैटेगरी का है। ठीक है, अब दोस्तों एक्शन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, जो आपके कॉर्टिकॉइड्स हैं वो एक्शन, उनका एक्शन क्या क्या है? तो दोस्तों ये हमारे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं। ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव, और जो इम्यून है उसको सप्रेस करने का काम करते हैं। और इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ठीक है, और जो ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यूजेस ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स जो हैं दोस्तों उनके यूजेस बताइएगा। ठीक है, तो हम कॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल दोस्तों हम अस्थमा में करते हैं, एलर्जी में करते हैं, रेयोमेटॉइड अर्थराइटिस में करते हैं और शॉक में भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं कॉर्टिकॉइड्स के। तो क्या होते हैं कॉर्टिकॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट?
तो दोस्तों जैसे कि आपका हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं और कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों कॉर्टिको स्टेरॉइड्स के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप ज़रूर नोट कर लें, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी शुड नॉट बी स्टॉप्ड सडनली, ठीक है। दोस्तों यदि आपकी किसी पेशेंट की लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो उसको एकदम से स्टॉप नहीं करना है, ठीक है, सडनली स्टॉप नहीं किया जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती हैं। दोस्तों ये क्विक रिवीजन टेबल है जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। तो एक तरफ इसके ड्रग्स हैं, ड्रग्स और हार्मोन हैं और उसके यूज़ हैं और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों हमारी लीवोथायरोक्सिन। तो जो लीवोथायरोक्सिन होती है दोस्तों, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका यूज़ करते हैं और इसका जो मेन एडीआर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो होता है टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया दोस्तों आप लोगों को पता ही है, हम कई बार बता चुके हैं। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों आपकी प्रोपाइल थायोयूरासिल। तो जो प्रोपाइल थायोयूरासिल ड्रग है इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ हम करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, इसका यूज़ हम हाइपरथायरॉयडिज्म में करते हैं और इसका जो मेन एडीआर होता है वो एग्रुनुलोसाइटोसिस इसका मेन एडीआर रहता है। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों आपकी इंसुलिन। तो इंसुलिन दोस्तों आप सभी को पता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? डायबिटीज़ में करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाती है दोस्तों तो इससे हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों आपकी मेटफॉर्मिन, ठीक है, जो कि वाइग्वानाइड्स कैटेगरी ड्रग है। इसको मोस्टली हम दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं और इसका जो एडीआर रहता है दोस्तों लैक्टिक एसिडोसिस इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। नेक्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों आपकी एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि एक हार्मोन होता है। इसका यूज़ हम दोस्तों एज ए कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ करते हैं और इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है थ्रोम्बोसिस होता है। नेक्स्ट हार्मोन आ जाता है दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? लेबर इंडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और दोस्तों इसका जो मेन एडवर्स रिएक्शन होता है वो होता है यूटेराइन रैप्चर, यूटेराइन को ये रैप्चर कर सकता है। तो नेक्स्ट ड्रग आ जाती है दोस्तों आपकी प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन दोस्तों कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो ये दोस्तों इन्फ्लामेशन में यूज़ की जाती है, ठीक है, और इसका जो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट रहता है लॉन्ग टर्म में ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों? जो आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। और ये किस में होता है ओस्टियोपोरोसिस? तो दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस एडल्ट्स में होता है और रिकेट्स आपका चाइल्ड में होता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों जो T3 होता है यानी ट्राई आयोडोथायरोनाइन इज़ मोर एक्टिव देन T4, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका T3 होता है वो आपके T4 यानी थायरोक्सिन से मोर एक्टिव होता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोपाइल थायोयूरासिल जो होता है आपका इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन को, ठीक है। जो आपके प्रोपाइल थायोयूरासिल होते हैं ये पेरिफेरल जो कन्वर्जन होता है आपका T4 से T3 में उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन इज़ डेस्ट्रॉयड ओरली। दोस्तों अगर इंसुलिन को आप ओरली देंगे तो ये डेस्ट्रॉयड हो जाती है, इसीलिए हम इसको कैसे देते हैं? वाई इंजेक्शन से देते हैं। और किस रूट से देते हैं? तो मोस्टली हम इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। दोस्तों जो आपकी मेटफॉर्मिन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग होती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, ठीक है, इसलिए हम इसको
फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कई बार सीधा ये पूछ लिया जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए जो फर्स्ट चॉइस की ड्रग है वो कौन सी है, तो वो दोस्तों मेटफॉर्मिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन जो है काउज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं ये आपके एजी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कैल्सीटोनिन जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल होता है उसको डिक्रीज करने का काम आपका कैल्सीटोनिन का होता है। नेक्स्ट आ जाता है पैराथॉर्मोन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। अब दोस्तों जो पैराथॉर्मोन होता है ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। दोस्तों यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8285800692 पे मैसेज करिएगा। दोस्तों आपके सामने जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसका आप इस क्यूआर कोड को दोस्तों स्कैन कीजिए और इस पे आपको दोस्तों 29 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पे करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। तो विद इन हावर्स दोस्तों आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड्स हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लीजिए जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आई होप दैट कि आज की थ्योरी क्लास दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम क्विकली जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 141, विच हार्मोन इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा हार्मोन है जिसको हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एड्रीनलिन। तो दोस्तों जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है वो हमारा इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 142, थायरोक्सिन कंटेन्स विच एलिमेंट। तो बताइएगा दोस्तों जो थायरोक्सिन होती है उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इसमें आयोडीन पाया जाता है थायरोक्सिन में। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 143, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बताइएगा दोस्तों हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइपोथायरॉयडिज्म में हम लीवोथायरोक्सिन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 144, विच एंटी थायरॉयड ड्रग कैन कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो बताएं दोस्तों निम्न में से कौन सी एंटी थायरॉयड ड्रग है, ठीक है, जिसका कि एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन रहता है ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी प्रोपाइल थायोयूरासिल। क्वेश्चन नंबर है 145, पैराथॉर्मोन इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों जो पैराथॉर्मोन होता है वो किसके सीरम लेवल को इंक्रीज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 146, कैल्सीटोनिन इज सीक्रेटेड बाय। तो बताइएगा दोस्तों जो कैल्सीटोनिन होता है आपका वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन कहाँ से सीक्रेटेड होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका थायराइड ग्लैंड से।
क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 147, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लें। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन काउसेस। तो बताइएगा दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में होने वाला जो रोग होता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी रिकेट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है, और दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किस में होता है? तो दोस्तों वो होता है एडल्ट में। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना है, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर है 148, विच इंसुलिन इज शॉर्ट एक्टिंग। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी इंसुलिन है जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी रेगुलर इंसुलिन। तो दोस्तों जो रेगुलर इंसुलिन होती है वो हमारी शॉर्ट एक्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर है 149, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज मैनली। तो बताइएगा दोस्तों, इंसुलिन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो इंसुलिन का रूट जो होता है दोस्तों सबक्यूटेनियस होता है। क्वेश्चन नंबर है 150, मोस्ट डेंजरियस एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। तो बताइएगा दोस्तों, मोस्ट डेंजरियस एडवर्स इफेक्ट क्या है इंसुलिन का? बताइएगा जल्दी से। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी है। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया जो है दोस्तों वो मोस्ट डेंजरियस एडवर्स इफेक्ट होता है आपका इंसुलिन का। ठीक है, अगर दोस्तों इंसुलिन की हाई डोज हो गई तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, यानी उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो सकती है, जिससे कि दोस्तों पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 151, विच ओरल ग्लाइसीमिक ड्रग बिलोंग्स टू वाइग्वानेट ग्रुप। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है जो कि वाइग्वानेट कैटेगरी की ड्रग है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपकी मेटफॉर्मिन होती है वो वाइग्वानेट कैटेगरी की ड्रग है, जिसका यूज़ हम दोस्तों किस में करते हैं? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग भी होती है। क्वेश्चन नंबर है 152, मेटफॉर्मिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज मैनली। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी मेटफॉर्मिन होती है वो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करती है मैनली किसके द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। तो ये क्या करती है मेटफॉर्मिन दोस्तों? डिक्रीजिंग हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन। जो हेपाटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करने का काम आपका मेटफॉर्मिन का होता है। क्वेश्चन नंबर है 153, विच ड्रग स्टिमुलेट्स इंसुलिन रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाज। तो बताएं दोस्तों, कौन सी ड्रग है जो कि आपके इंसुलिन रिलीज को क्या करती है? स्टिमुलेट्स करती है पैनक्रियाज के द्वारा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी ग्लीवेनक्लामाइड। तो ग्लीवेनक्लामाइड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लीवेनक्लामाइड क्या करती है दोस्तों? आपकी जो है पैनक्रियाज को स्टिमुलेट्स करती है, जिससे कि आपका जो इंसुलिन रिलीज है वो जो है आपका इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर है 154, एस्ट्रोजन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो मेनली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर। तो जो आपका जो एस्ट्रोजन है मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर है 155, प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड मैनली। तो बताइएगा दोस्तों, जो प्रोजेस्टेरॉन जो आपका हार्मोन होता है वो सीक्रेटेड होता है मेनली किसके द्वारा?
तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी कॉर्पस लूटियम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। क्वेश्चन नंबर है 156, ऑक्सीटोसिन काउजेज। तो बताइएगा दोस्तों, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या कॉज करता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है दोस्तों, आपके जो यूटेराइन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर है 157, विच हार्मोन हेल्प इन मिल्क इजेक्शन। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो कि आपके मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर है 158, प्रेडनिसोलोन बिलोंग्स टू। तो बताइएगा दोस्तों, जो आपकी प्रेडनिसोलोन ड्रग है वो किस कैटेगरी की ड्रग है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेगरी की ड्रग होती है हमारी प्रेडनिसोलोन। क्वेश्चन नंबर है 159, लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में प्रोड्यूस। तो दोस्तों, अगर आपकी कोर्टिकोस्टेरॉइड की लॉन्ग टर्म थेरेपी चल रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है दोस्तों? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी जो आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 160, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कॉज। तो बताइएगा दोस्तों, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एब्रप्ट विड्रॉल होता है तो वो क्या कॉज कर सकता है? ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एड्रिनल क्राइसिस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रिनल क्राइसिस। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, कॉलेज का नाम और आपको किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, विद इन हावर्स हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।